तो सीधे आपको आगरा लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में। यहाँ के नागरिकों को, आने वाले पर्यटकों को उपलब्ध कराने में सफल होगा। मैं इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, यहाँ की जनता को इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और भारत सरकार का, जिन्होंने आगरा मेट्रो के लिए अपना सकारात्मक योगदान दिया है और ये तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन और आगरा मेट्रो से जुड़े हुए सभी अधिकारी और कर्मचारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये समयबद्ध ढंग से इस कार्य को पूरा करते हुए समय से पहले इस कार्य को करेंगे, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश मेट्रो कॉरपोरेशन के नाम से अनेक उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इस कार्य को भी हम उसी तरीके से आगे बढ़ाने में सफल होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। दूसरा, यहाँ पर G20 से संबंधित जो समिट प्रस्तावित है, मैं धन्यवाद दूंगा आगरा वासियों को, जिन्होंने अपने सुयोग्य जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में आतिथ्य सेवा के लिए आगरा पलक पावड़ी बिछा करके तैयार है। मैंने भी उस कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया है और मुझे प्रसन्नता है कि ब्रजभूमि वैसे भी आतिथ्य सेवा के लिए विख्यात है। G20 दुनिया के 20 प्रतिष्ठित देशों का एक समूह है, जो दुनिया में जिनका एक प्रकार से एकाधिकार सा है, और उसकी अध्यक्षता करने का सौभाग्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को प्राप्त हुआ है। आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में ये उपलब्धि भारत के लिए वैश्विक मंच पर अपने सामर्थ्य को, अपनी सक्षमता को प्रदर्शित करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। 3 समिट आगरा में होनी है, 1, 10, 11, 12 और 13 को यहां पर आयोजित होगी। फिर अगस्त माह में 2 समिट यहां आयोजित होने हैं। 4 सिटी जो इसके लिए चयनित किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें वाराणसी में, लखनऊ में और गौतम बुद्ध नगर में मिलाकर के कुल 11 समिट उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे। उत्तर प्रदेश इसके लिए पूरी तरह तैयार है। वसुधैव कुटुंबकम के पवित्र भाव के साथ, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इस पवित्र भारतीय मनीषा के भाव को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अतिथि देवो भव की उत्कृष्ट भावना का परिचय इस अवसर पर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। जो तैयारियां चल रही हैं और जिस तत्परता के साथ कार्य हो रहा है, वो अत्यंत मजबूती के साथ और अपनी पूरी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि और जनता जनार्दन मिलकर के इसको आगे बढ़ा रहा है। मुझे विश्वास है कि ये सभी कार्यक्रम आगरा में पर्यटन की संभावनाओं को, आगरा में निवेश की नई संभावनाओं को एक वैश्विक स्तर पर मान्यता देने में सफल होगा। धन्यवाद। तो खबरों की ओर रुख करते हैं। देहरादून से एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मलिन बस्तियों के 11 लाख लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। जी हां, निगम के अफसरों की लापरवाही के चलते मलिन बस्तियों के 11 लाख लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला। प्रदेश के किसी भी नगर निगम ने प्रस्ताव नहीं भेजा। उत्तराखंड की 63 नगर निकायों में 582 मलिन बस्तियां मौजूद हैं। बावजूद इसके 2015 और 2022 तक एक भी प्रस्ताव निकायों की तरफ से नहीं भेजा गया और नतीजा केंद्र ने अब योजना से मलिन बस्तियों को बाहर कर दिया है। तो देहरादून से ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर पीएम आवास योजना से मलिन बस्तियों को बाहर कर दिया गया है। मलिन बस्तियों के 11 लाख लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। प्रदेश के किसी भी नगर निगम ने प्रस्ताव नहीं भेजा। उत्तराखंड की 63 नगर निकायों में 582 मलिन बस्तियां मौजूद हैं। बावजूद इसके नगर निगम की तरफ से प्रस्ताव नहीं भेजा गया। अभय केंतुरा हमारे साथ मौजूद हैं।
अब है उत्तराखंड की 63 नगर निकायों में 582 मलिन बस्तियां मौजूद है। बावजूद इसके 2015 से 22 तक एक भी प्रस्ताव निकायों की तरफ से नहीं भेजा गया। नतीजा, अब केंद्र ने योजना से मलिन बस्तियों को ही बाहर कर दिया है। क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि जो सरकार का जो लटस प्रशासन जो व्यवस्था है, सरकारी जो सिस्टम है, उसका खामियाजा मलिन बस्तियों के 11 लाख लोगों को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। उत्तराखंड की 582 जो मलिन बस्तियां हैं, जो चिन्हित हो चुकी है, उन चिन्हित बस्तियों का अभी तक सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नियमितीकरण नहीं किया गया। और नियमितीकरण न होने की वजह से ये कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास इन बस्तियों में दिए जाने थे, जो गरीबों को एक छत मैसर होने का जो दावा बीजेपी की सरकार करती है, मोदी सरकार करती है, वो यहाँ पर फलीभूत नहीं हो पाया। एनजीटी के मानक इस प्रकार से थे, उन मानकों को पूरा करने में ये समझा जा सकता है कि जो मलिन बस्तियां थी उसको पूरा नहीं कर पाई। यानी जो निकायों के तरफ से जो प्रस्ताव भेजे जाने थे, शासन को शहरी विकास प्रस्ताव भेजे जाने थे शहरी विकास की तरफ से, वो एक भी प्रस्ताव पूरे प्रदेश भर में शहरी विकास विभाग को यहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ। निकायों की तरफ से कोई भी प्रस्ताव भेजने का काम यहाँ पर नहीं किया गया। यही वो वजह है, यही वो खामियां, जिन खामियों के चलते कह सकते हैं 582 मलिन बस्तियों के 11 लाख लोगों को इस समय एक भी प्रधानमंत्री आवास में असर नहीं हो पा रहा है। सरकार की तरफ से समझा जा सकता है कि बीजेपी सरकार का बचाव करती नजर आ रही है और सरकार के इन अग्नि जो योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं, उन योजनाओं से इन लोगों को आच्छादित होने की बात यहाँ पर कर रही है। लेकिन अब भी सवाल वही है कि जब प्रशासन की जो सुस्त जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन का जो लचर सिस्टम है, उसका खामियाजा जो हम जनता को भुगतना पड़ रहा है, उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सरकार दावे तो बहुत सारी करती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का जिस तरीके से यहाँ पर प्रचार प्रसार सरकार की तरफ से किया गया था, उसके एवज में कह सकते हैं कि जो मलिन बस्तियों का नियमितीकरण होना था, वो यहाँ पर अभी तक नहीं हो पाया। 2015 से लेकर 2023 तक, यानी अभी तक के लिए 7 साल से ज्यादा का समय यहाँ पर हो गया। इन 7 सालों में एक भी मलिन बस्ती का नियमितीकरण सरकार की तरफ से नहीं किया गया। और उसी का खामियाजा है कि एक भी मलिन बस्ती में किसी भी व्यक्ति को, यानी 11 लाख की आबादी में देखा जाए तो 11 लाख की आबादी में किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाया। जी बिल्कुल, अभय, निगम अफसरों की ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। क्या इसके लिए अभी तक कोई जांच बिठाई गई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कौन इसके पीछे जिम्मेदार है? किन किन अफसरों ने ऐसा किया है कि रिपोर्ट नहीं भेजी, जिसकी वजह से इन लोगों को पीएम आवास योजना से हाथ धोना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जिम्मेदार तौर पर सीधे समझा जा सकता है कि अब आरोप प्रत्यारोप का जो दौर शुरू हुआ, उसमें हर व्यक्ति, हर अधिकारी जो इस समय जिम्मेदार इसके लिए कहा जा सकता है, वो एक दूसरे पर अब इन आरोपों को उठेलने का काम यहाँ पर कर रहा है। अपनी कमियां किसी को दिखाई यहाँ पर नहीं दे रही है, बल्कि सीधे तौर पर अब एनजीटी के उन मानकों को यहाँ पर दोषी ठहराने का काम अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है। निकाय के जो अधिकारी हैं वो एनजीटी के उन मानकों को दोषी ठहरा रहे हैं, जिसके मानकों के चलते इन बस्तियों का नियमितीकरण यहाँ पर नहीं हो पाया। क्योंकि उत्तराखंड में ज्यादातर जो मलिन बस्तियां बसी हुई है वो नदी किनारे वाली जगहों पर बसी है। नदी किनारे वाली जगहों पर यह समझा जा सकता है कि एनजीटी के मानकों के हिसाब से उनको यहाँ पर नियमित नहीं किया जा सकता, जबकि सरकार और प्रशासन ये हमेशा कहता है कि मलिन बस्तियों को दूसरी जगह, सुरक्षित जगहों पर विस्थापित किया जाएगा, उनका वहां पर नियमितीकरण हो पाएगा। लेकिन ना तो विस्थापित उन लोगों को कहीं पर दूसरी जगह किया गया और ना ही मलिन बस्तियों का नियमितीकरण यहाँ पर हो पाया। खामियाजा यही कि 582 मलिन बस्तियों में कोई भी मलिन बस्ती इस समय कह सकते हैं कि नियमितीकरण की स्थिति में नहीं है। और उसी के चलते, नियमित न होने के चलते, एनजीटी के मानकों को पूरा न होने के चलते ये कह सकते हैं कि किसी भी निकाय की तरफ से कोई भी एक प्रस्ताव प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं भेजा गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। अभय, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। वहीं देहरादून में एसबीआई और एलआईसी के निवेश को लेकर कांग्रेस ने एसबीआई मुख्य शाखा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, जिसकी अगुवाई खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने की। विधायक प्रीतम सिंह समेत पूर्व विधायक और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे, एकजुट हुए और अडानी मामले को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। आज देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता एसबीआई और एलआईसी कार्यालय के बाहर जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अडानी मामले को लेकर जेपीसी की जांच कराने की मांग कांग्रेस की तरफ से की गई।
और देश भर में एकजुट होकर कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड में भी LIC और SBI के दफ्तरों के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें सभी जो कांग्रेस के नेता थे वो यहां पर एकजुट हुए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पैदल मार्च भी निकाला गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से तस्वीरें आप देख रहे हैं, देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर SBI मुख्य शाखा के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट हुए हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है, विरोध प्रदर्शन जताया है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये पैदल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। साथ ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो आरोप अडानी ग्रुप पर लगाए हैं उसकी मांग JPC से कराए जाने की मांग की गई है कांग्रेस द्वारा। तो देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर SBI और LIC के निवेश को लेकर कांग्रेस ने SBI मुख्य शाखा के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष करण महरा भी यहां पर मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के प्रदर्शन पर इंडिया वॉइस से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ भाटिया ने प्रदेश अध्यक्ष करण महरा से। जा रहा था कि अडानी ग्रुप को सरकारें फायदा पहुंचा रही है। अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन हुआ, तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने SBI का घेराव करते हुए वहां पर एक जो है सांकेतिक तौर पर अपना विरोध भी दर्ज किया। किस तरीके से कहें कि आगे विरोध और भी जारी रहेगा? देखिए, हम अभी पहली कड़ी में आज ये तो जन जागर के कार्यक्रम है, इससे हम चाहते जनता तक मैसेज चले जाए, क्योंकि इस समय बड़े जो चैनल्स हैं इत्यादि हैं वो उसको अब घुमा रहे हैं। वो कह रहे पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था ख़राब हो गई, पाकिस्तान का सिलेंडर इतना महंगा हो गया, पैसा इतना गिर गया है, लेकिन ये हकीकत उससे दूर है। ये लड़ाई है, सरकार ने उल्टी गंगा बहाई है। पहले से लोग इन्वेस्ट करते थे और संपत्तियां लेते थे, मालिक बनते थे। इस पूरे प्रकरण में अडानी ग्रुप के नाम से उसने शेयर्स लिए, सरकार के दबाव में डायरेक्टर्स के मना करने के बाद LIC के इक्विटी और फंड्स उसको दिए गए, उसको शेयर्स दिए गए। उसके साथ साथ SBI जैसे बड़े बैंकों का दबाव बनाया गया सरकार के द्वारा कि अडानी को लोन दे, और लोन भी हमारे पैसे का और हमारी ही परिसंपत्तियों को औने पौने दाम पर अडानी को दिया गया। ये बहुत बड़ा खेल है और इसीलिए विपक्ष ये चाहता है कि सदन में चर्चा हो, जांच कमेटी बैठे और जांच करी जाए और इसका जो खुलासा है वो अच्छी तरीके से हो सके, और जांच के बाद अडानी अगर गलत पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और जिन नेताओं के संरक्षण में, जिन अधिकारियों के संरक्षण में पूरा खेल हुआ है, जनता के खून पसीने की कमाई को बर्बाद करने का जो खेल हुआ है, उसमें जो लोग सम्मिलित पाए जाएं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो। देखिए, अडानी ग्रुप के शेयर लगातार जो है गिरते चले जा रहे हैं। 15वें 17वें 21वें नंबर तक जो है अडानी ग्रुप जो है इस समय पहुंच चुका है, जहां दुनिया के जो है पहले, दूसरे और 5वें नंबर तक जो है अडानी ग्रुप था। हालात जो है इसी तरीके से अगर खराब रहे तो कहीं ना कहीं सरकारी संस्थाएं जो बंदी की कगार पर होंगी और फिर जो है उनको वेतन के लाले भी पड़ते हुए दिखाई देंगे। तो क्या इस चीज़ को भी कांग्रेस ध्यान में रख रही है और बाकायदा इसको लेकर सदन में, क्योंकि अभी लोकसभा भी चल रही है और बाकायदा अब उत्तराखंड में भी जो सत्र होना है, तो तमाम चीज़ें जो है सड़क से सदन तक दिखाई देंगी? निश्चित तौर पर दिखाई देंगे और कांग्रेस इसीलिए लगातार विपक्षी दलों को लेकर सदन में चर्चा की मांग कर रही है, जिससे सरकार बच रही है। कांग्रेस चाहती है कि PSC की जांच कमेटीज़ की जांच करे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ की जांच करें, साथ में सदन में चर्चा हो, लेकिन सरकार हठधर्मिता में है, वो जांच नहीं चाहती। जहां जो विपक्ष के साथी हैं वो अगर कोई आवाज़ उठाते हैं उनके खिलाफ ED लगा दी जाती है, उनके ऊपर CBI की तुरंत जांच बैठा दी जा रही है। लेकिन इतना बड़ा घोटाला सामने आ गया है, अब दूसरे नंबर से अडानी जो है 20वें पायदान पर चले गए, लेकिन सरकार जाँच कराने के लिए तैयार नहीं है, न ही सदन में कार्रवाई के लिए तैयार है। निश्चित तौर पर लड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस को चिंता है उस आम आदमी की, उस व्यक्ति की जिसने अपने खून पसीने की कमाई को SBI में रखा है, जिसने अपनी खून पसीने की कमाई से अपने लिए बीमा कराया है। क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी भी आप पुराने लोगों से पूछेंगे वो बीमा के नाम पर केवल LIC को जानता है, और उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई जो है बीमे के रूप में LIC में भी लगाई है। तो वो अगर डूबेगी तो निश्चित तौर पर देश का नागरिक डूबेगा, और उस बात की चिंता कांग्रेस। वहीं जोशीमठ आपदा पर मुख्यमंत्री ने जोशीमठ के लिए प्रतिनिधि के रूप में अजेंद्र अजय को दी गई जिम्मेदारी के बाद अब अजेंद्र अजय लगातार राहत और बचाव कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही अजेंद्र अजय स्थानीय जनता से बातचीत कर उनके सुझावों के आधार पर जिला प्रशासन के जरिए उन्हें राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो जोशीमठ पर अजेंद्र अजय का कहना है
कि जोशीमठ में सरकार की तरफ से लगातार काम किया जा रहा है। जोशीमठ में जैसा आपदा में काम हुआ है वैसे पहले कभी नहीं हुआ। सरकार की तरफ से पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाने की लगातार कोशिश हो रही है और जो प्रभावित लोग हैं उनको हर तरीके की मदद मिल भी रही है और वो लगातार राहत और बचाव कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिस किसी को भी जो भी समस्या होती है उस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार तत्पर है। वहीं उत्तराखंड के संभावित बजट सत्र को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। मार्च के दूसरे सप्ताह में बजट सत्र आहूत होना है, जिसको लेकर वित्त मंत्री और वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बजट से पूर्व लोगों की राय ली जाएगी, जिसे बजट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, पिछली बार की भांति इस बार भी लोगों से व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव पर मंथन करने के बाद ही राज्य का बजट तैयार होगा, जिससे लोगों को लाभ मिल सके। एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मार्च में हम लोग विधानसभा सत्र, जिसे हम बजट सत्र कहते हैं, वो दूसरे सप्ताह में लाने की संभावना है और इसे हम बजट सत्र कह रहे हैं। और स्वाभाविक तौर से जैसे आपने पिछली बार भी देखा था कि हमने जनता से अच्छे बजट के लिए सुझाव मांगने प्रारंभ कर दिए हैं, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। और इसी महीने की 27 तारीख तक हमने उनसे चाहा है कि वो अपने अपने बहुमूल्य सुझाव हमारे को दे दें। उसके दौरान भी हम लोग कोशिश करेंगे। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हुई थी और उनसे मैंने आग्रह भी किया है। उत्तराखंड में अब एक और क्षेत्रीय पार्टी की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस के पूर्व नेता अकील अहमद ने इस नए क्षेत्रीय दल की घोषणा की। अकील अहमद ने कांग्रेस की नीतियों और उद्देश्यों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, कांग्रेस में केवल नेताओं को बरगलाने का काम किया जाता है। आपको बता दें, अकील अहमद वही नेता है जिनको लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान हंगामा मचा रहा। मुस्लिम यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर अकील अहमद सुर्खियों में छाए रहे। अब अकील अहमद ने प्रदेश में एक नई क्षेत्रीय पार्टी की शुरुआत की घोषणा की है। कांग्रेस मुसलमानों को यूज करती है, खाली यूज करती है, वोट लेने का काम करती है। और अगर कहीं मुसलमान को जो है कोई हक दिलाने की बात होगी या टिकट की बात होगी तो वो जो है बेवकूफ बनाने का काम करती है। जैसा मेरे साथ हुआ 3 बार 2012 से लगातार। मुझे 2012 में कहा गया कि टिकट के लिए आपका टिकट पक्का, जब नहीं हुआ एक बाहर से व्यक्ति ला के उतार दिया आरिंदर शर्मा को, हमारे क्षेत्र में से कोई जानता नहीं है। और फिर मुझे कहा गया कि आपको राज्य मंत्री बनाएंगे पहली सूची में, वो भी मेरे साथ धोखा हुआ। हमने कहा कोई नहीं, पार्टी कब 2017 में भी धोखा हुआ। 2022 में मुझे कहा कि आपको टिकट दिया जाएगा। बंद कमरे में बैठ के बात हुई पार्टी से, मेरी प्रभारी से, प्रीतम सिंह जी से, सबसे, हरीश राव जी, सबने आश्वासन दिया। वहाँ भी मेरे साथ धोखा किया गया। मेरे को वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी थी कि आपको हम ये बना रहे जो है पार्टी में रहो, जो है हम आगे सरकार आएगी तो एडजस्ट करेंगे सिर्फ। वहीं उत्तराखंड के 2 जाबाज सपूतों को सेना के मध्य की कमान और सेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा। हरिद्वार के रहने वाले हवलदार शहीद सोनित कुमार सैनी को यह सम्मान मरणोपरांत मिलेगा, जबकि कुमाऊं रेजिमेंट के हवलदार भूपेंद्र चंद्र को अदम्य साहस का परिचय देने के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा। तो उत्तराखंड के जाबाज सपूत सम्मानित किए जाएंगे। 2 जाबाज सपूतों को सम्मान किया जाएगा, सम्मान मेडल दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में इनको सम्मानित किया जाएगा। वहीं देहरादून पुलिस ने विभिन्न अलग अलग स्थानों पर चौपाल लगाकर नशे के दुष्परिणाम, साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात के नियम, गौरा शक्ति और उत्तराखंड पुलिस ऐप की जानकारी दी लोगों को। वहीं पुलिस की इस मुहिम को जनता ने सराहा है, जनता ने खूब सराहना की है पुलिस की इस मुहिम को और कहा है कि लोगों को इससे जागरूकता मिल रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं पुलिस की इस मुहिम द्वारा। तो पुलिस ने जगह जगह पर चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक किया है नशे के खिलाफ, साइबर क्राइम के खिलाफ और किस तरीके से महिला अपराध को कंट्रोल किया जाए, इन सभी चीज़ों को लेकर चौपाल लगाई गई पुलिस के द्वारा और आम लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही आम लोगों ने पुलिस की इस मुहिम की काफ़ी सराहना की है।
वहीं देहरादून में पुलिस ने मिशन कामधेनु के तहत अभियान चलाया, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही साथ 5 लावारिस गायों को शेल्टर हाउस भिजवाया गया और 2 गायों के मालिकों से 2-2 हजार का जुर्माना वसूला गया। साथ ही क्षेत्रीय जनता को कामधेनु के संबंध में, योजना के संबंध में जानकारी दी गई और उनको जागरूक किया गया। तो देहरादून पुलिस ने मिशन कामधेनु अभियान चलाया उत्तराखंड में और लोगों को इसके तहत जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से आवारा पशुओं का ख्याल रखा जाए। इस दौरान 5 लावारिस गायों को शेल्टर हाउस भिजवाया गया। साथ ही 2 जो पशु मालिक हैं उन पर 2-2 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं हरिद्वार के कनखल के जगजीतपुर क्षेत्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के चर्चित नेता अमरदीप चौधरी को घर में घुसकर गोलियों से भूनकर उनकी हत्या कर दी गई। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई। शुरुआती छानबीन में सामने आया कि किसी करीबी ने ही अमरदीप को गोली मारी है। पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। ये मामला आपसी लेन देन का बताया जा रहा है। बता दें, अमरदीप सिंह इससे पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। पुलिस ने उन पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया है और अब उनकी हत्या कर दी गई है। उनके घर में ही घुसकर बदमाशों ने गोलियों से भूनकर उनकी हत्या की है और हत्या करने वाला उनका करीबी ही बताया जा रहा है। पैसों को लेकर उनके बीच, दोनों के बीच में ये विवाद हुआ था, जिसके चलते भाजयुमो नेता की हत्या कर दी गई है। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।